नमस्कार, बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। देश में चुनावी शोर थम गया है, सरकार भी बन गई है, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुए। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदारों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। ग्वालियर में एसीएस और ग्वालियर संभाग के प्रभारी केसी गुप्ता ने संभागीय बैठक ली। बता दें, बैठक में ग्वालियर संभाग के सभी जिलों के विधायकगण, कलेक्टर एवं संभागीय अधिकारियों की मौजूदगी रही। लेकिन बैठक में कांग्रेस विधायकों ने विकास कार्यों में सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस विधायकों के आरोपों को सरासर गलत बताया है। दरअसल एसीएस द्वारा जनवरी माह में ली गई बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गए सुझावों पर अमल की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। संभाग आयुक्त कार्यालय में आयोजित इस बैठक में संभाग के सभी विधायक, कलेक्टर और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विधायकों के सुझाव के आधार पर जिलेवार और विधानसभा वार विकास की कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा की गई। लेकिन बैठक में मौजूद कांग्रेस विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। बैठक में कांग्रेस विधायकों ने एक साथ मिलकर कहा कि उनके क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता काफी परेशान हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि क्षेत्र की जनता के साथ शासन और प्रशासन दोनों ही सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। ये मैंने मीटिंग में भी बोला है कि शासन बगैर किसी पक्षपात, भेदभाव और राग द्वेष के काम करे। इस पर भेदभाव और पक्षपात यदि विकास संबंधी में आप करेंगे तो फिर सबका साथ, सबका विकास, ये तो फिर नारा कोई मतलब नहीं रह गया। वहीं कांग्रेस विधायकों के आरोपों पर भाजपा विधायक देवेंद्र जैन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों के आरोप सरासर गलत हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक ही परेशान हैं, तो हम भी परेशान होने के लिए तैयार हैं। भाजपा विधायक ने भी इस बात को लेकर स्वीकार किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के इलाकों में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में एसीएस महोदय के जरिए सीएम तक अपनी परेशानी भेज रहे हैं ताकि जल्द उनका समाधान हो सके। बिल्कुल नहीं कहा। उनने ये कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक ही परेशान है, तो हमें क्या दिक्कत है। मैंने ये कहा, ये तो तुम्हारे संतोष की बात है। क्या बाकी सत्ता पक्ष के विधायक परेशान नहीं, समस्याएं लगभग समान है, उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। जो मूलभूत समस्याएं पानी, बिजली की, वो चाहे विधायक कांग्रेस का हो चाहे किसी भी दल का हो, समस्याएं लगभग समान है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बीते जनवरी महीने में ग्वालियर में आयोजित हुई संभागीय बैठक में जनप्रतिनिधियों ने ध्यान में कई समस्याओं को लाया, सुझाव भी दिए और अपनी मांगों को पूरा करने की बात भी कही गई। जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का निराकरण समय पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवार 5 वर्षीय विकास विजन तैयार करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि 5 वर्षीय विजन में 2 साल के भीतर और उसके अगले 3 साल में कौन कौन से कार्य किए जाने हैं, उसका भी रोड मैप तैयार करें। बैठक में संभाग के सभी जिलों से संबंधित कुल मिलाकर 170 से ज्यादा समस्याएं और सुझाव आए। इनमें से 77 का निराकरण किया जा चुका है और 51 निराकरण के अंतिम चरण में। चुनाव में करारी हार मिलने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में हुए तमाम घोटालों को लेकर सरकार को भेजने की तैयारी में एक पत्र जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां वहीं कांग्रेस ने एक नया अभियान भी शुरू करने की बात कही है। जहां कांग्रेस नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान को कांग्रेस ने पर्चा, चर्चा और हर्जा का नाम दिया है, जो 1 जुलाई से प्रदेश भर में शुरू हो जाएगा। आखिर क्या है कांग्रेस का पर्चा, चर्चा और हर्जा अभियान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पेपर लीक मामले के तार मध्य प्रदेश से जोड़े जा रहे हैं।
जबकि पूरे देश में पेपर लीक के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई। वहीं नीट, नेट, यूजीसी, पीजी इन सभी एग्जाम्स के पेपर लीक होने के बाद जहां एक तरफ एमपी की राजनीति में सियासी उबाल आ गया, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के जहन में पक्की छाप डालने की तैयारी कर रही है। 1 जुलाई से कांग्रेस प्रदेश में पर्चा चर्चा हर्जा अभियान का आगाज करने जा रही है। अभियान के लिए कांग्रेस के विचार विभाग ने खाका भी तैयार कर लिया। कांग्रेस का कहना है कि परीक्षाओं के भ्रष्टाचार पर पर्चा प्रकाशित कर पहले पर्चे बांटे जाएंगे। इसके बाद गांधी चौपाल के जरिए पीड़ित विद्यार्थियों से चर्चा की जाएगी। जिन गरीब बच्चों का परीक्षा में परिवहन और आवास पर हजारों का नुकसान हुआ, उसके लिए हर्जाना दिए जाने की मांग भी की जाएगी। मध्य प्रदेश से व्यापम का जो एक तरह से जिंद जब से निकला है, मैं समझता हूँ देश में रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसको संरक्षण दाता भारतीय जनता पार्टी है। वो प्रदीप जोशी जो व्यापम के सरगना कहेंगे, उसके अध्यक्ष थे, वहाँ घोटाला किया। मध्य प्रदेश पीएससी में रहे, वहाँ घोटाला हुआ, वहाँ पर पेपर लीक हुए। छत्तीसगढ़ पहुँचे तो वहाँ भी उन्होंने वही किया। और मैं समझता हूँ आज एनटीए हो या नीट की परीक्षाएँ हो, सभी संदेह के दायरे में तो है ही है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने डीजीपी को हटा दिया, वो अलग बात है, लेकिन आप प्रदीप जोशी पर कब कार्रवाई करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि प्रदीप जोशी, चूँकि इनकी पृष्ठभूमि देखें तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं, ये आरएसएस संघ से आए हैं। इनको लगातार नियुक्तियाँ दी जाती हैं और इनके अनुवांशिक संगठनों के लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करते हैं। इसकी पोल खोलने के लिए कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है और कांग्रेस, युवक कांग्रेस पूरे देश में मैं समझता हूँ बिगुल फूंकने का काम करेगी, युवाओं को जगाएगी और युवाओं को साथ होकर के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, चाहे सड़क पर हो चाहे सदन में हो, हम इन्हें न्याय दिलाने के लिए इनके साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हर मामले को लेकर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में उपचुनाव है, वहीं 3 सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी पूरी जोर लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभियान को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का अभियान केवल हवा हवाई दिखाई दे रहा है, धरातल पर कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर पूरी तरह समाप्त हो गया है। केवल और केवल कागजी बातें रह गई हैं। ना कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति है, ना जनहित के कोई मुद्दे हैं। केवल और केवल नकारा विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जो भी अभियानों की बात कर रही है, ये केवल हवा हवाई और मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले कागजी कार्यक्रम है। जमीन पे कहीं कोई कार्यक्रम नहीं चलने वाला। प्रदेश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, दोनों डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश की खुशहाली के लिए और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए काम कर रही हैं। पर्चा चर्चा हर्जा कांग्रेस के अभियान से कांग्रेस पार्टी को कितनी सफलता मिलती है, ये तो वक्त बताएगा। मगर एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश में घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने मुद्दे को बुनाने में कितना सफल हो पाती है। भोपाल से कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट। और यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पहले 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया है और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी को भारतीय नागरिकता देते हुए कहा कि हमारे परिवार के लोग हमारे पास आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भविष्य की 2 नई पीढ़ियां मध्य प्रदेश का हिस्सा बन रही हैं। CAA कानून संसद में कब पेश हुआ, कब इसे लागू किया गया और किसको इस कानून से फायदा होगा, देखिए इस पर खास रिपोर्ट। CAA कानून लागू होने के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश के 3 परिवारों को इसका फायदा मिला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राखी दास, संजना मेलवानी और समीर मेलवानी को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। इनमें से 2 पाकिस्तानी और 1 बांग्लादेशी नागरिक है। प्रमाण पत्र मिलने के दौरान तीनों लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी कठिनाई का निराकरण कर ऐसा रिश्ता स्थापित करने का प्रयास किया जो कि अखंड भारत की याद दिलाता है। अब हमारे परिवार के लोग अपने पास आ रहे हैं। भविष्य की 2 नई पीढ़ियां मध्य प्रदेश का हिस्सा बन रही है।
तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ा काम किया था और मध्य प्रदेश के अंदर मैं इनका स्वागत करूंगा। इनके जैसे और भी जो लोग आएंगे उन सबका भी स्वागत करेंगे। और ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दो भविष्य की नई पीढ़ियां हमारे बीच में से अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा बन रही है। और एक बांग्लादेश का मूल परिवार माना गया है, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 47 के पहले वाला हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए। आपको मिल रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और शासन के माध्यम से, शासन के किसी भी विभाग की कोई भी ज़रूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, शासन आपकी पूरी मदद करेगा और आप मध्य प्रदेश का हिस्सा बन करके गर्व का मौका हासिल करें। ऐसे मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी बधाई देता हूँ। सेज यूनिवर्सिटी भोपाल की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राखी दास ने नागरिकता सर्टिफिकेट मिलने के बाद कहा कि मैं बांग्लादेश से आई हूं। भारत की नागरिकता देने के लिए दास ने पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही भोपाल में रहने वाली संजना मेलवानी ने कहा कि मैं पाकिस्तान से आई हूं। पहले मुझे कहीं बाहर जाने और एडमिशन आदि के दौरान परेशानी उठानी पड़ती थी। अब भारतीय नागरिकता मिलने पर मुझे इन परेशानियों से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो वहीं समीर मेलवानी ने कहा कि सीएए के तहत हमें बहुत कम समय में आसानी से भारतीय नागरिकता मिल गई है। मैं बांग्लादेश से हूँ, बांग्लादेश की नागरिक हूँ। ये जो सीए के दौरान हम लोगों को सारे लोगों का सिटीजनशिप मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी गवर्नमेंट को बहुत शुभकामना देना चाहते हैं कि उनकी बहुत आशीष है हमारे ऊपर कि हम लोग को अपना लिया, हम लोग इंडियन सिटीजन बना लिया। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग आज से इंडियन सिटीजन। थैंक यू बोलना चाहूँगी मोदी जी को, क्योंकि मुझे मिल गया है सीए के थ्रू, सीए लॉ के थ्रू। पर अच्छा लग रहा है मिल के, ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद। और अब हम प्राउडली कह सकते हैं इंडियन। आज हमें फाइनली सीए नागरिकता के तहत हमें नागरिकता मिल चुकी है। हमें इस काम में 2 महीने लगे और जहाँ तक कि दूसरा जो एक नॉर्मल जो प्रोसेस रहता था, पहले रहता था, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एज़ कम्पेयर टू दिस। इसमें हमको एटलीस्ट लगे 2 महीने और वैसे लगते थे 2 साल। उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा हमको कठिनाई से तो बहुत ज़्यादा मिला। हमें जितने मिला हमको बहुत ईजी टास्क था हमारे लिए, क्योंकि सीए नागरिकता के चक्कर में बहुत अच्छा हो जो कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया काम। इसमें हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उनको कि इतना अच्छा उन्होंने काम किया। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं पैदा हुआ था 2010 में, हम यहाँ पे आए थे 2012 में और यहाँ पे मैंने पूरी पढ़ाई करी, जो कि मेरे को बहुत सही लगा। और आगे जाके मैं फ्यूचर में अपनी यहाँ पे जॉब भी कर सकूँगा, क्योंकि अब मैं फाइनली इंडियन नागरिक हो चुका हूँ, जो कि मोदी जी की बहुत बड़ी दया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा धन्यवाद। नागरिकता के लिए शर्तें। आवेदक को अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान का निवासी होना चाहिए। बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, ईसाई, सिख कम्युनिटी का होना चाहिए। 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रहने वाला होना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, जो कि दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में आए थे। इसमें गैर मुस्लिम, माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया। यहां से तो ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आ गया। देश में फिर से मोदी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास भी हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उस समय कोरोना के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका। मार्च 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया गया।
मध्य प्रदेश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत नागरिकता मिलने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश में रह रहे प्रवासियों को एक आस जगी है कि जल्द ही सरकार उन्हें भी नागरिकता देगी, जिससे वह भारतीय नागरिक होने के सभी अधिकार पा सकेंगे, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, भोपाल। आगे बढ़ेंगे, जहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव भारी अंतर से जीतने के बाद भी बीजेपी के अंदर मीटिंग खेलने का दौर जारी है। संगठन सदस्यता अभियान अपने एजेंडे को नीचे तक पहुंचाने की तेजी सत्ता और संगठन दोनों को है, जहां साथ ही जल्द शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार किन किन मसलों से घिर सकती है, यह भी मंथन चल रहा है और उसके जवाब मांगे जा रहे हैं। क्या सिर्फ सोशल मीडिया में उठाए मुद्दे ही असर दिखाते हैं या फिर सड़क पर संघर्ष कांग्रेस की जरूरत है? बड़े नेताओं की इससे भूमिका क्या होगी, इसमें क्या भूमिका होने वाली है बड़े नेताओं की, और क्या नेता प्रतिपक्ष सत्र के दौरान विपक्ष की ताकतवर उपस्थिति दर्ज करवा पाएंगे? इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एमपी में बीजेपी का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि उसे विधानसभा से भी ज्यादा फायदा हुआ। उसके बाद भी बीजेपी कई तरह की मीटिंग करके रणनीति बना रही है कि सत्ता और संगठन के स्तर पर उसे कैसे आगे बढ़ना। सत्र के दौरान ही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 1000 से अधिक पदाधिकारी और नेता शामिल होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। संभावना है कि पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता अमित शाह भी उस दौरान भोपाल आ सकते हैं। संगठन के सदस्यता अभियान पर भी फोकस रहेगा। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी सरकार के स्तर पर लोकप्रिय निर्णयों को आम जनमानस तक पहुंचाने में जुटे। विधानसभा सत्र में विपक्ष किन मसलों को लेकर ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसकी भी तैयारी और आकलन दोनों किए जा रहे हैं। हम हर मामले में आगे हैं, विकास में आगे हैं, हम कानून व्यवस्था में हम आगे हैं। हम किस मामले में, सरकार हमारी बन गई, जनता ने बनाई, हमारी 29 की 29 सीटें आई, जनता का आशीर्वाद रहा। अब कहाँ घेरेंगे, कैसे घेरेंगे? घेरने का कोई रास्ता नहीं है इन पे। कौन घेरेगा? सारे के सारे तो लंगड़े और घायल पड़े हमारे कांग्रेस के मित्र। अब घेरने की तैयारी इनके पास नहीं है। उधर कांग्रेस में संगठन के लिहाज से ऐसी कोई आक्रामकता अभी तक तो देखने को नहीं मिली। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की हार के बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को फ्रंट फुट पर आना चाहिए था, वैसा अभी तक तो दिखा नहीं। पार्टी में संगठनात्मक नियुक्तियां भी अभी तक नहीं हो पाई हैं। सरकार को घेरने के लिए नीट और बाकी परीक्षाओं के पेपर लीक सहित कुछ और भी मामले सामने आए तो, लेकिन विपक्ष ने उस पर कोई प्रभावी विरोध दर्ज नहीं कराया। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी की मार्कशीट तो अच्छी नहीं रही, अब बारी उमंग सिंगार की। सत्र के दौरान सरकार को घेरने की उनकी तैयारी और उसके चर्चे ही तय करेंगे कि वे अपनी भूमिका में कितने खरे साबित हुए। सरकार ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे लाडली बहना के अभी तक 3 नहीं पहुंचे, गेहूं के मामले हैं, गेहूं किसान खरीदी के उसको पैसा नहीं मिला। तो सरकार ने घोषणाएं तो बहुत करी, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहुंचा। आज किसान परेशान है, लाडली बहना परेशान है, घोटाले हैं, नर्सिंग कॉलेज का घोटाला है, ऐसे कई मुद्दे हैं। जल जीवन मिशन का आज पूरे गर्मी हो गई, लोगों को पानी नहीं मिला। तो इन मुद्दों पे हम सरकार जवाबदेही तय करें, उन पे कार्रवाई करें, इन सब लोगों को लेके बात की जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस ऐसे उत्साहित है जैसे उसे बहुमत मिल गया हो। एमपी में यदि पार्टी को फिर से पूरी ताकत से खड़ा करना है तो शुरुआत निचले स्तर के संगठन से ही करनी होगी। सदन और सड़क दोनों जगह प्रभावी मुद्दे उठाने होंगे। किसी घटना पर सोशल मीडिया में मात्र पोस्ट कर देने से माहौल पक्ष का नहीं बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। और यहाँ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विष्णुदेव साय जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां आपको बता दें जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। सीएम के निर्देश पर कलेक्टर और अफसर ने लोगों की शिकायतों को लेकर उसे दूर करने के निर्देश भी दिए, जहां आपको बता दें सीएम से मिलने वाले ज्यादातर वो लोग थे जो लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर सरकारी अफसरों के चक्कर काट रहे थे। वहीं जनदर्शन को लेकर सियासत शुरू हो गई है, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। तो लगातार प्रयास किए हैं कि प्रदेश के लोगों से मुलाकात करें, उनकी समस्या को सुने, देर रात तक मिलने का और उनकी समस्या
सुनने का प्रयास किए हैं। ये है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं और तो और समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल निर्देशित भी कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने जनदर्शन करने का फैसला किया है। अब से हर गुरुवार सीएम साय जनदर्शन करेंगे, जिसकी शुरुआत भी 27 जून से हो गई है। जब पहली बार जनदर्शन कार्यक्रम हुआ तो प्रदेश के लगभग हर हिस्से से लोग पहुंचे और सीएम हाउस के बाहर लंबी कतार लगी। कुछ लोग कोरबा से पहुंचे तो कुछ जशपुर, अंबिकापुर से। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अब प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम हो और कांग्रेस पर उसका तंज न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साध ही दिया और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। जनदर्शन करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए। अगर जनदर्शन ही करना है, बिगड़ते कानून व्यवस्था पे उनको जनदर्शन लगाना चाहिए। अपराधी खुलेआम प्रदेश में हथियार लेके घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से, इस तरह की घटनाएं घट रही है और सरकार रोक नहीं पा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? दीपक बैज का ये सियासी बयान अभी हुआ ही था कि इस पर सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार कर दिया। साव ने कहा कि दीपक बैज अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें जनता ने विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में नकार दिया। बीजेपी की सरकार से जनता संतुष्ट है। देखिए, दीपक बैज को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने न केवल विधानसभा में उन्हें नकारा, लोकसभा में भी नकारा और आज ये कांग्रेस पार्टी केवल मीडियाबाजी, बयानबाजी यही करने में लगी हुई है। वास्तविकता ये है कि आज जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों में मोदी की एक एक गारंटी पूरी हुई है और हर वर्ग के जो हमारे प्रमुख वायदे थे, मोदी की गारंटी थी, वो सब पूरा किया है और ये सब कांग्रेस पार्टी को देखा नहीं जाता है जब लोग प्रसन्न हो, खुश हो। छत्तीसगढ़ में सीएम जनदर्शन कर रहे हैं तो कांग्रेस का सरकार को घेरना तो लाजमी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये सियासी बयानबाजी और वार पलटवार का दौर तो चलता रहेगा। इधर सरकार के इस जनदर्शन से जनता को भी उम्मीद बढ़ गई है कि समस्याओं का निराकरण अब जल्द से जल्द होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। और इसी के साथ बात सियासत की मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।